अच्छा, ये वाली जो गाइडलाइन, ये मैंने जो प्रेजेंटेशन है ना, इसमें आरसीओजी की नाइस गाइडलाइन, सॉरी, नाइस गाइडलाइन और स्ट्रेटजी से मिलाकर इसको बनाया है ना। तो इसमें बेसिकली ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और लेकिन हम इसको इसकी जो जितनी भी कॉजेज हैं उनको हम अलग अलग करेंगे और इसमें कुछ का ट्रीटमेंट हम करेंगे। एक मिनट है। अच्छा, आप ये बता सकती हैं कि स्ट्रेटजी से भी क्योंकि पेपर से कई लोग कहते हैं कि स्ट्रेटजी से भी आता है। लाइक स्ट्रेटजी के टॉपिक और ये सारा कुछ यानी कवर करने होते हैं। मैंने इससे पहले नहीं किया कभी भी स्ट्रेटजी से ना, क्वेश्चन वगैरह किए हैं लेकिन टॉपिक कभी भी नहीं किया। हम्म। तो इसलिए ये जो गाइडलाइन है ना, ये जो बेसिकली जब स्ट्रेटजी, ये जो हमारी गाइडलाइंस आती है ना, तो स्ट्रेटजी उसके हिसाब से अपडेटेड हो जाती है। तो वो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती है जो स्ट्रेटजी है, इन्हीं गाइडलाइंस को। इसके अलावा कुछ एक दो रिकमेंडेशंस वो एक्स्ट्रा अगर उन्होंने डालनी हो तो वो डाल देती है, लेकिन वो इससे बहुत डिफरेंट नहीं होती। लेकिन कुछ उसमें परसेंटेजेस एक्स्ट्रा होती हैं, अगर तो वो एग्जाम रिलेटेड होंगी तो मैं उनको मेंशन कर दूंगी, जैसे पास पेपर में होंगी। तो जो नहीं होंगी तो हम उसको अननेसेसरी पे इंफॉर्मेशन पे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें रिटेन नहीं हो सकती उसमें ना। तो इसलिए अब ये मैं आपको स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। इसमें मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को इस प्रेजेंटेशन का भेज दूंगी। इसमें जो अभी नई रिकमेंडेशंस हैं, पहले हम ये कहते थे कि 80 ml से ज़्यादा ब्लड फ्लो हो तो हम उसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। अभी इसके बारे में, अभी ब्लड लॉस का सब्जेक्टिव सिर्फ हम असेसमेंट करते हैं, हम इसकी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, पेशेंट से ये नहीं पूछेंगे पुलिंग होती है, फ्लडिंग होती है। अगर पेशेंट कह रही है ना कि मुझे हैवी पीरियड्स हैं जो कि मेरी फिजिकल, सोशल और इमोशनल लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तो हम उससे हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ही कहेंगे। So this is the definition according to guideline. Heavy menstrual bleeding is defined as excessive menstrual blood loss which interferes with women's physical, social, emotional or material quality of life. It can occur alone or in combination with other symptoms. ये जो पुरानी ये सारी टर्म्स है, मेनोरेजिया, लेगोमेनेरिया, पोलीमेनोरिया, मेट्रोमेनोरेजिया, ये मीनोमेटोरेजिया, ये सारी जो है ना अभी एब्सोल्यूट हो चुकी हैं, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग ये अब यूज नहीं होती। Heavy menstrual bleeding affects 3% of premenopausal women, or pathological causes of heavy menstrual bleeding include uterine fibroid, uterine polyp, adenomyosis, endometriosis rarely present as abnormal uterine bleeding, but is identified in less than 5% of abnormal uterine bleeding. DUB should not be used to describe heavy menstrual bleeding. तो जब भी कोई पेशेंट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आएगी तो हमारे जेहन में ये पाम कॉइन आएगा। हमने इसके हिसाब से उसकी हिस्ट्री लेनी है और इसी के हिसाब से उसकी बाकी मैनेजमेंट करनी है। या ये थ्योरी है, मैं आपको भी थ्योरी बता रही हूँ, फिर मैं आपको ब्रिटिश सिस्टम का बताऊंगी कि वहाँ पे कैसे किस तरह पैटर्न होते हैं। पाम में ये है, ये स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटीज हैं पाम वाली, जिसमें पॉलिप है और एडिनोमायोसिस है, लियोमायोमा और मैलिग्नेंसी, ये चार इसकी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। और फंक्शनल जो है वो, या नॉन स्ट्रक्चरल आप कह सकते हैं, कोएगुलोपैथी, ओवुलेटरी डिसफंक्शन हो सकता है थायराइड प्रोफाइल खराब होने की वजह से, वेट लॉस की वजह से, या आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, एंडोमेट्रियोसिस है, आइट्रोजेनिक, कोई आप ड्रग्स ऐसे ले रहे हैं जैसे कि एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स होती हैं, प्रोलैक्टिन लेवल को ज़्यादा करती हैं, उसकी वजह से साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं, और नॉट येट क्लासिफाइड। इसमें जब एक पेशेंट हमारे पास आती है, नॉर्मली मैं यूके के सिस्टम की बात कर रही हूँ कि वहाँ पे जीपी का सिस्टम, प्राइमरी केयर में जीपीस देखते हैं और वो बहुत स्ट्रांग सिस्टम है। और यहाँ पर ऐसे नहीं है। और जीपी जो है एक ऐसा होता है जैसे एक मोहल्ले का एक डॉक्टर होता है ना, और वो उस पेशेंट की सारी हिस्ट्री जानता होता है, उसके रिलेटिव्स को भी जानता है, उसके पूरे खानदान को जानता होता है, क्योंकि वो पूरा खानदान उसके पास आता है। तो बेसिकली जब आप एक पेशेंट, वो जीपी जिसको आगे रेफर करेगा वही पेशेंट आगे जाता है। आप डायरेक्टली हॉस्पिटल्स में ऐसे नहीं, ओपीडीज में ऐसे नहीं जाते उनके पेशेंट्स। अब इसमें क्या होगा, तो जीपी क्या करेगा, उसकी डिटेल हिस्ट्री लेगा। अब डिटेल हिस्ट्री में हमने जेन पे वो पाम कॉइन रखना है ना। तो हमने बेसिकली ये देखना है कि उसकी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी है या नॉन स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी है। इसमें आपने मुझे ना थोड़ा सा बीच में बताना है, आप लोगों ने अपना माइक खोल के आप लोग बीच में बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट की सबसे पहले तो हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट करते हैं ना। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे एज है, कब से, हाउ लॉन्ग, फ्रॉम हाउ लॉन्ग यू आर हैविंग दिस प्रॉब्लम, और प्रीवियस पैटर्न क्या है,
और इसके अलावा एनीमिया के साइन के वाकई उसको है, ब्रेथलेसनेस, पाल्पिटेशन देखने के लिए। और इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं हम पाम कॉइन को अगर जेन में रखें तो? इंटरमेस्ट्रल ब्लीडिंग, पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, मोस्टली इंटरमेस्ट्रल टू रूल आउट पॉलिप, और ठीक है। एंड dysmenorrhea according to ठीक adenomyosis है। and fibroid, and regarding to cycle कि आपको साइकिल के से पहले पेन स्टार्ट होता है या साइकिल से रिलीव हो जाता है, वो एंडोमेट्रियोसिस का पर्टिकुलर ठीक पेन है। होता है। ठीक है। फिर क्रॉनिक pelvic पेन की भी थोड़ी सी हिस्ट्री लेनी पड़ती है उसमें ठीक है। कि और um, इसकी मैनेजमेंट के हिसाब से भी साथ साथ लेती जाए ना हाँ जी। हिस्ट्री के। अच्छा जैसे अच्छा। कि आपने एक मैनेजमेंट सोच रही है कि देखें आप या तो उसको हार्मोन्स देंगी या फिर आपने साथ साथ कॉज भी रूल आउट करने हैं। नॉन अगर आपने, हार्मोनल देंगे जी। हाँ जी, ठीक है। हार्मोनल अगर देने हैं तो साथ साथ आपने हिस्ट्री में वो पॉइंट्स भी लेने हैं जिससे आप हार्मोन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो नहीं है ये चेक करनी है आपने। ठीक, लाइक ठीक हिस्ट्री ऑफ एनी ब्रेस्ट कैंसर, और है। इसके अलावा हार्मोन की तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, या फिर पेशेंट ही सेक्सुअली एक्टिव है, और इससे पहले ही, और ये एज, सबसे पहले वो एज से, एज और मैरिटल स्टेटस, वो सारी पैरिटी, ये भी तो हम लोग देखते थे ना इसमें। पैरिटी, बिल्कुल पैरिटी। हाँ ये है जी। कि पैरिटी में इंपॉर्टेंट ये है कि आप आगे इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री है या नहीं, और दूसरा ये नहीं है, कि हाँ जी। आगे फ्यूचर फर्टिलिटी फ्यूचर कंसर्न ठीक है या नहीं। है कि वो नहीं है, इसलिए सही जरूरी है क्योंकि हमने इसको हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन देनी है या नहीं। या और नहीं इन द देनी। लॉन्ग रन जो एंडोमेट्रियल एब्लेशन है ना, उसमें जी। प्रेफरेंस यही होती है फर्टिलिटी, कि हाँ जी। हाँ जी, कि पहले से फैमिली कंप्लीट हो। और इसके अलावा, ठीक है। इसके अलावा कोगलोपैथी की, जैसे वो मैं पहले बोलना चाहिए था, कोगलोपैथी की तो आप सिंस फैमिली हिस्ट्री भी पूछेंगे और उसकी अपनी भी हिस्ट्री पूछेंगे कि आपको आफ्टर सम माइनर कट्स के बाद ब्लीड तो नहीं होता, या आपकी एपिस्टेक्सिस की हिस्ट्री तो नहीं है, आपकी सिस्टर्स या सिबलिंग में एज ऑफ मिनार्की क्या आती है, उनको सेम हिस्ट्री। ठीक है। और मुझे वो नहीं कुछ भी और याद ये इस इनको टाइम। बेसिकली स्टार्ट ऑफ मेनार्की से ही होती है। जी जी। हाँ जी। और कोगलोपैथी की मैं वॉन विलिब्रेंट डिजीज रूल आउट करती हूँ, और ये, और तो मुझे जी जी, ठीक मेलिग्नेंसी कर के रहे लिए आप जैसे आप ये रूल आउट कर सकते हैं कि उसको पेशेंट आफ्टर अबॉर्शन तो नहीं है, इसके लिए मोल को रूल आउट करने के लिए भी पेशेंट काफी अभी भी ब्लीडिंग के साथ है ये, और मेलिग्नेंसी में सीएस सर्विक्स, ये सारे एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेजिया, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, ठीक है। ये सारे हिस्ट्री में ही आपको यानी ठीक है, आपने सोच पॉजिटिव लिया, आपने हिस्ट्री। फैमिली जी हिस्ट्री जी। ले ली उसकी कि ब्रेका जी जी। पॉजिटिव है या पॉजिटिव है नहीं कि है। नहीं है, हाँ जी। ठीक है, जी जी। ये आपने ले ली। और अच्छा, आपने जो हार्मोनल ट्रीटमेंट के कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं उसमें बेसिकली माइग्रेन है, एस्थमा है, हाँ जी, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन है। स्मोकर। सही सही। हाँ जी, ठीक है, 15 स्मोकर, सिगरेट से हाँ। ज्यादा ले रही है तो उसको आप हॉर्मोन्स नहीं दे सकते आपने। अकॉर्डिंग टू एज भी होता है ना, कि कितनी सिगरेट्स आप इस एज से पहले ले रहे थे, और ये जी जी, जो बिल्कुल। F35, वो मुझे इस टाइम पूरा याद भी नहीं आ जी रहा, बिल्कुल तो ऐसे ही 30। है। हाँ जी। और तो अच्छा, आपने कुछ जी सेफ्टी क्वेश्चंस एक भी नहीं पूछा आपने इस पेशेंट से। जो अगर आप ये हिस्ट्री लेंगी तो आप, हम्म, बाकी चीजें तो ठीक है लेकिन पेशेंट सेफ्टी नहीं आपने इसमें की। उसमें पेशेंट सेफ्टी ये होती है बेसिकली कि अच्छा। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जी। आप पेशेंट के साथ इंटरेक्शन है आपकी। तो इसमें आप पेशेंट को सारे कैंसर्स के लिए और हर हर कैंसर के लिए स्क्रीन कर सकते हैं, और एज रिलेटेड कैंसर्स, या फिर उसको उसकी जो प्रॉपर स्क्रीनिंग है पेशेंट की, वो उसको फॉलो जी। कर रही है या नहीं। जैसे ठीक आपके है। पास आपने सर्वाइकल स्मीयर उससे पूछना है कि उसका हाँ हुआ जी। है या नहीं हुआ, ठीक है नहीं ना, हुआ, उसकी सही है। एलएमपी जरूर पूछनी है। ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि वो हम्म, उसके मिसकैरेज भी हो सकता है उसका। हाँ जी। ठीक है, और और फिर आप भी इसका वजाना डिस्चार्ज, क्योंकि फिर उसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में चली जाएगी वो। साथ कॉन्ट्रासेप्शन, हाँ जी। ठीक है ना, कॉन्ट्रासेप्शन की वजह से हो सकता है उसकी ब्लीडिंग चल रही हो हार्मोनल उसकी वजह से। और उनका आपने रिस्क असेसमेंट करनी है कि क्या पेशेंट का ऐसा तो नहीं है कि हाई रिस्क उसका हो, यानी वो पेशेंट जो है उसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, या वो सेक्स वर्कर है। ठीक है, तो ठीक इसमें है। आपने उसमें फिर आपने एसटीआईज के लिए करना है और देखने आपने चेक करना है कि वो प्रोटेक्शन ले रही है या नहीं। यानी आप उनको ये काउंसल करते हैं कि नो मैटर आप कॉन्ट्रासेप्शन कोई भी यूज करें, लेकिन अगर आप किसी स्ट्रेंजर से या ऐसे नॉन फेमिलियर बंदे से आपका इंटरकोर्स होगा तो आप उसमें ओ वो जी, नॉर्मल डायरेक्ट ब्लीडिंग मेथड की तब यूज बेस करें। होती है। बिल्कुल, तो सही आपके सही। जो इन्फेक्शन से आप बच जाएंगे। और अगर उसकी एसटीआई की निकल आए तो पार्टनर हिस्ट्री भी और जो भी स्क्रीनिंग उसमें होती है। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब इसमें यही मैंने इन चीजों को, ये सारी अच्छा। डिटेल जो है ना बेसिकली ये जी जीपी जी। ले रहा है। ठीक है। ठीक है ना। हाँ, पहला लेवल जीपी आता है, प्राइमरी केयर।
सेकंड में बिल्कुल। सेफ्टी पेशेंट सेफ्टी मुझे आप दोबारा एक्सप्लेन कर दोगी? मुझे हाँ जी, साइड इसमें समझ। हाँ, स्मीयर, सर्वाइकल स्मीयर, लास्ट क्लियर, मेंस्ट्रुअल ठीक है। पीरियड, ठीक है। वजाइनल डिस्चार्ज, कॉन्ट्रासेप्शंस, और हाई रिस्क बिहेवियर जिसकी वजह से एसटीआईज हो सकते हैं। ठीक है। और अगर एसटीआई हो तो फिर पार्टनर हिस्ट्री भी आप इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ठीक है, अब ये क्या है कि आपने उसकी डिटेल हिस्ट्री ले ली, ठीक है। ठीक है। अब पेशेंट, इफ पेशेंट रिपोर्ट्स हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग सिंस मेनार्की, ये वही पॉइंट सारे हैं ना जो हमने अभी एक्सप्लेन किए हैं। वॉन जी जी, विलिब्रेंट हाँ ये भी डिजीज, आपने, हाँ ठीक है, आगे, इजी हाँ ब्रूजिबिलिटी एंड यूजिबिलिटी, हाँ हाँ। एपिस्टेक्सिस, वन टू टू टाइम्स इन अ मंथ, ये हम्म, स्ट्रेटजी ने इसकी लिमिट दी है ना, एपिस्टेक्सिस ये वन टू हाँ, टू टाइम्स इन अ टू मंथ, हैवी टाइम्स, हाँ ये सर्जिकल सही ब्लीड। है, सही है, हाँ जी। ठीक है, तो जीपी क्या करेगा, अगर उसको लग रहा है ना कि ये ऐसे है, तो वो उसको सीधा हम्म, हेमाटोलॉजिस्ट को भेज देगा। उसके साथ टाइम, सही है। उसको आपको तो लग वो रहा है लाइट ऑन कर कि देगा। हाँ जी, आप उसको उसको रेफर कर देंगे हेमाटोलॉजिस्ट से। अब क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है, इसको हेमाटोलॉजिस्ट ने देखा वॉन विलिब्रेंट फैक्टर इसका नॉर्मल है, तो आप इसको क्या क्या दे सकते हैं? ठीक, मॉनिटर फैक्टर नॉर्मल है तो हम इसको ये तो फिर इसका मतलब है हम इसको ट्रांजामिन भी दे सकते हैं और हार्मोनल भी दे सकते हाँ बिल्कुल, हम इसको एस्ट्रोजन भी दे सकते हैं। हैं क्योंकि वो इसको जैसे प्रोजेस्ट, हाँ कोएगुलो, हाँ जी, वो उसकी कोएगुलेशन को ज्यादा अच्छा करेगा। हाँ और बिल्कुल। उसको कंबाइन भी दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बस एक दफा आपने रूल आउट करना है कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ही टेंडेंट की फैक्टर, वजह से ठीक तो है। प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो आगे ऑन हिस्ट्री रूल आउट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ फ्यूचर ट्रीटमेंट लाइक हाइपरटेंशन, माइग्रेन, एस्थमा, कार्डिक डिजीज, स्मोकिंग, एलर्जी। स्मोकिंग। रूल आउट रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्रेका वन टू, और फैमिली हिस्ट्री, ये सारी चीजें हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। पेशेंट सेफ्टी क्वेश्चंस जो हैं, वो एलएमपी, कॉन्ट्रासेप्शन, वजाइनल डिस्चार्ज, स्मीयर, जी, एसटीआई, एस टी हाँ आई जी, और पार्टनर एंड हिस्ट्री। पार्टनर हिस्ट्री। ठीक है, अब आपने प्रेगनेंसी सबसे टेस्ट, पहले हाँ जो, वही। बिल्कुल, अब एसटी। जो जीपी है सबसे पहले क्या करेगा, वो प्रेगनेंसी टेस्ट करेगा, ठीक है। अगर वो नेगेटिव है ठीक है। फिर वो फुल ब्लड काउंट करेगा उसका एनीमिया करने के लिए। अब जीपी क्या करेगा कि ट्रांजामीन और पॉन्स्टन शुरू कर देगा हम्म, उस पेशेंट को, क्योंकि इन द मीन जी। टाइम इवन अगर नॉन स्ट्रक्चरल हो या फिर स्ट्रक्चरल भी हो, तो ड्यूरिंग आप उसके वर्कअप के लिए आप उसको ट्रांजामीन पॉन्स्टन दे सकते हैं, ठीक है ना। और अगर उसने सारा वर्कअप कर लिया है और उसके बाद भी उसको लगा है कि अगर ये नॉन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो मतलब या फिर कोई पैथोलॉजी उसको नहीं लग रहा, यानी आपको लग रहा है कि कोई कॉज नहीं है, तो आप इस नहीं, रूल ट्रीटमेंट आउट है। को आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स के साइकिल लिए, मंथ्स ने। ठीक है, ठीक है, 3 साइकिल्स आप एटलीस्ट दें और 6 मंथ तक आप इसको कंटिन्यू तो कर फिर सकते हैं। कंटिन्यू करें। अब ठीक उसके है। बाद अच्छा, पहले ये था कि पिछली रिकमेंडेशंस में कि जीपी के पास अल्ट्रासाउंड नहीं होता था, लेकिन अब जो है इन्होंने पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड बहुत से जीपीस को अवेलेबल है और वो कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड पॉजिटिव प्लस माइनस है, जीपी के पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो पहले ये क्लियर कट था कि अल्ट्रासाउंड उसके पास नहीं होता, तो अल्ट्रासाउंड के लिए वो लाजमी हॉस्पिटल भेजता था। अच्छा, अब उसने अब जीपी क्या करेगा कि जब उसने इसको पहले ट्रीटमेंट दे दिया और उसने उसके बाद पहले ये कहा जाता था कि जीपी को वो भी करने की जरूरत नहीं है, इतना एग्जामिनेशन करने की भी जरूरत नहीं है, अगर उसको हिस्ट्री नहीं लग रही स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी की, तो कोई जरूरत नहीं है उसको स्पेकुलम करने की भी, या फिर उसको अगर पीआईडी की हिस्ट्री नहीं लग रही तो स्पेकुलम ना करें, या फिर एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं है अगर स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी की हिस्ट्री नहीं है, यानी प्रेशर सिम्टम्स की, मेनोरेजिया की, ऐसी प्रॉब्लम मतलब नहीं है उसकी। लेकिन यानी मैं समझ नहीं, की बात यानी अगर कोई आपको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन या एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कोई मैथ्स रूल आउट नहीं होता, तो आपको यानी जीपी लेवल पे आपने कुछ और नहीं करना, आप ये कह रहे हो? पहले ही कहा पहले करते कह थे रहे कि आप उसको हो, अच्छा अच्छा। उसका स्पेकुलम भी नहीं करें और वजाइनल भी नहीं करें, उसको ट्रीटमेंट दे मैं दें, कह रही हूँ, ठीक। ठीक है। ठीक है। तो अब ये अच्छा, ठीक अब है, चेंज हो वो गया। ऐसे कर सकता है जीपी, लेकिन ठीक है, अगर ठीक है। जीपी ने उसको हॉस्पिटल में रेफर करना है ना, तो हम्म, उससे पहले, क्योंकि जीपी उसको 3 महीने तक ये ट्रीटमेंट देगा, अगर उसका ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा या फिर उसको लग रहा है कि उसको स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, फर्स्ट हैंड उसको लगे है, तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को भी उसने हॉस्पिटल में भेजना है। और थर्ड ये है कि उसने अगर कैंसर का उसको लग रहा है कि इसको कोई मेलिग्नेंसी हो सकती है, 3 मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको, अगर तो उसको लग रहा है कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या मेलिग्नेंसी है, तो उसने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड हॉस्पिटल में भेजना है। और अगर उसको लग रहा है कि कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, तो वो उसको ट्रीटमेंट देगा 3 महीने तक, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया 6 महीने तक वो वेट कर सकता है, लेकिन फिर फाइनली उसने उसको हॉस्पिटल में ही भेजना है, ठीक है। ठीक है, मैक्सिमम 6 मंथ तक, ठीक है। ठीक है, अब उसके पास 2 पाथवे हैं, केयर पाथवे जो है ना सेकेंडरी केयर में भेजने के, या तो वो वन स्टॉप मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर क्लिनिक में भेजेगा,
ये एक क्लिनिक है जहाँ पर लैब्स हैं, अल्ट्रासाउंड, मायरीना, सीओसी, सब कुछ वहाँ मौजूद है। वहाँ पे एक ही जगह पे है, 7-7 रूम्स हैं। वो पेशेंट वहाँ जाता है, वहाँ पे सारे उसका उसी वक्त लैब्स हो जाती हैं। अगर उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई एब्नॉर्मेलिटी नहीं है तो हम आपको मायरीना रख लें, या आपकी चॉइस उनसे डिस्कस हो जाती है। और क्योंकि आपको पता है कि ये जैसे हेल्थ केयर सिस्टम एनएचएस का फ्री है, तो लेकिन कोई भी चीज दुनिया में फ्री नहीं होती, कहीं ना कहीं किसी लेवल पे उसको पेमेंट हो रही होती है। तो बेहतर ये होता है कि अपने रिसोर्सेज को सेव किया जाए। तो एनएचएस ने ये कहा कि जो अननेसेसरली बहुत ज्यादा रेफरल आते हैं, तो इसलिए उन्होंने इस पाथवे को डिफाइन किया कि वन स्टॉप मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर क्लिनिक हो, और उसमें ही सारा पेशेंट इन्वेस्टिगेट होकर मैनेज हो जाए। तो क्योंकि 40 to 60% ऑफ एब्डोमिनल यूट्राइन ब्लीडिंग हैव नो कॉज फाउंड। जो वन स्टॉप ये क्लिनिक है भी बेसिकली जीपी लेवल पे ही हो गया, यानी वहां पे उन्होंने नहीं नहीं, स्कैनर रखे और वन स्टॉप नहीं। जो है वो सेकेंडरी हाँ पे जी। है, हॉस्पिटल के अंदर है। सेकेंडरी के ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर है। हाँ, ठीक है, जीपी ने वही ताकि वो करना है कि उसने फुल ब्लड काउंट, प्रेगनेंसी टेस्ट, सीक्वेंसी और टेस्ट उसने एंड उसमें ट्रांसमीन पोस्टल। एग्जामिनेशन। हाँ, अच्छा, एग्जामिनेशन वो तब करेगा एग्जामिनेशन भी अगर प्लस उसने माइनस, हाँ, से हॉस्पिटल में कोई भेजना है। डाउट हो। हाँ, अच्छा। हॉस्पिटल में भेजना है उसको, यानी कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटी लग सेकेंडरी। रही है। बिल्कुल। तो या फिर ठीक उसका है। फर्ज करें उसका ट्रीटमेंट उसका फेल हो गया, ट्रांसमीन पॉन्स्टन का 6 महीने तक सटफोर्ड के उसने साथ, दिया, ठीक है। तो अब उसने ठीक हॉस्पिटल है। भेजना। तो वो कहते हैं कि नाउ इट इज एक्सपेक्टेड कि हॉस्पिटल भेजने से पहले पहले जीपी ने उसकी फुल ब्लड काउंट करवा लिया हो, उसका एग्जामिनेशन, उसकी डिटेल हिस्ट्री एग्जामिनेशन किया हो, और अगर अल्ट्रासाउंड भी किया हो तो दैट्स वेरी गुड। ठीक है ना, ये पॉइंट्स स्ट्रेटजी ने ऐड किए हैं। ठीक। अब दूसरा एक चीज एक वो है जो है वन स्टॉप क्लिनिक है, और सेकंड के पाथवे जो है ना वो 2 वीक वेट, अर्जेंट अपॉइंटमेंट है विद इन 2 वीक। ये उन लोगों के जिसको वो सस्पेक्ट करता है कैंसर का, ये क्विक पाथवे है। ठीक है। इसको वन स्टॉप में, क्योंकि वन स्टॉप में 6 वीक्स भी लग सकते हैं, उसको रेफर करेगा तो वो 6 वीक की नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिलेगी उसको। लेकिन अगर उसको वो अर्जेंट केयर पाथवे में भेजेगा ना, 2 वीक पाथवे में, तो वो उसकी 2 वीक्स के बाद उसको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, ठीक। सही है। और इनमें कौन कौन से पेशेंट हैं जिनके सस्पेक्टेड कैंसर, पोस्ट क्वार्टल, पोस्ट मेनोपॉजल और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, उसको पेल्विक मास एग्जामिनेशन पे मिला है, कोई सर्वाइकल लीजन नजर आ रही है, या फिर पेशेंट को उसको लग रहा है कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी की जरूरत है। पहले ये कहा जाता था कि अगर 45 ईयर से ऊपर फीमेल है, यानी पेरी मेनोपॉजल एज में, और उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, तो आप लाजमी उसका सैंपलिंग करेंगे। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है आपको करने की इवन कि उसको। ये भी कहा जाता था कि जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट फेल होगी है हाँ तो जी, आप उसमें भी कर लें। मोर देन 45 ईयर और ट्रीटमेंट फेलियर, ये ट्रीटमेंट दोनों फेल हो चीजें। गया, हाँ जी। हाँ जी, तो फिर जी आप जी। उसकी करेंगे। और या फिर परसिस्टेंट इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, और या फिर किसी की यूट्रस उसने देखी है वो 10 वीक से ज्यादा है, ऑब्वियसली इसमें हमारा कुछ। जी जी। वो डॉक्टर हमारा वेट करेंगे, मेरे ख्याल में कोई और भी है, उनको भी इन कर दें मीटिंग में। मुझे नहीं आ रहा कोई भी। अच्छा, ठीक है। मैसेजेस थे असल में ग्रुप में ना। की चीज ग्रुप में मैसेज किया मैंने। जी जी, हमारा ने मैसेज किया हुआ था, कोई और भी था, कह रहे थे कि अच्छा, मैं इनसे कहती हूँ, इनसे कहीं दोबारा ज्वाइन करें। मैं इनको देखती हूँ। ठीक है। बेबी कि नहीं, कनेक्टिंग ही आ रहा है। मुझे लग रहा है इंटरनेट इशू होगा फिर उनके पास। हम्म।
नहीं, वो फिर हमें ज्वाइन करते हैं, तो हम तब तक कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि 2 वीक अर्जेंट अपॉइंटमेंट जो हम दे रहे थे, उसमें इंडिकेशंस हम हमारी थी कि पेशेंट को सस्पेक्ट कर रहे हैं कैंसर, या फिर एंडोमेट्रियल बायोप्सी की जरूरत है, हिस्टेरोस्कोपी की जरूरत है, या फिर यूट्रस का जो साइज है मोर देन 10 वीक्स है। तो इसमें इन सारी 4 इंडिकेशंस में हमने उसको सेकेंडरी केयर में रेफर करना ही करना है विद इन 2 वीक्स में। मतलब 2 वीक पाथवे नहीं, में करना है। 2 वीक बाद में, सॉरी, सेकेंडरी ठीक केयर है। में तो रेफर होगी है, ठीक है, उसके बाद 2 वीक बाद में से हमने करना है सारा कुछ हाँ, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन। सेकेंडरी केयर के हमने 2 पाथवे कहे थे ना, एक 1 स्टॉप क्लिनिक जी, था वन और स्टॉप, एक हाँ जी। 2 वीक। हाँ जी, 2 वीक वाले वो हैं जिनमें कैंसर का सस्पिशन है। ठीक है। इनिशियल असेसमेंट इन प्राइमरी केयर शुड इंक्लूड, ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये स्ट्रेटजी ने मेंशन किए हैं, कि एब्डोमिनल एंड पेल्विक एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली अ मैनुअल एग्जामिनेशन ऑफ द यूट्रस एंड स्पेकुलम एग्जामिनेशन ऑफ द सर्विक्स विद सर्वाइकल साइटोलॉजी सैंपलिंग अंडरटेकन इफ अप्रोप्रिएट। सर्वाइकल स्मीयर के बारे में वो कहते हैं कि अगर पेशेंट का ड्यू हो ना, तो जी, फिर आपने करना है, इसके लिए स्पेसिफिकली करने की जरूरत नहीं है। यानी अब अगर पेशेंट का ड्यू नहीं एब्नॉर्मल है, ब्लीडिंग के लिए, अच्छा अच्छा। हाँ, अगर फर्ज करें उसका 2 साल पहले हुआ है, तो उसकी अब एज के ड्यू हिसाब है से तो उसको 3 इयर्स पहले, थ्री मतलब टोटल 3 इयर्स का होना चाहिए, तो अभी ठीक उसको है। साल तक जरूरत नहीं है, तो आपको उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन स्क्रीनिंग इफ रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट और सर्विसाइटिस एंडोमेट्राइटिस इज सस्पेक्टेड ऑन हिस्ट्री एग्जामिनेशन, फुल ब्लड काउंट टू चेक फॉर एनीमिया, pelvic ultrasound if red flag features are present। अच्छा, ये वाला जो पाथवे है ना, ये जो आप है, जी जी। ये स्लाइड जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये उसमें से स्ट्रेटजी किया है। तो जी में से, हाँ जी। इसमें उन्होंने कहा कि अगर पेशेंट की हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है ना, तो सबसे पहले हिस्ट्री एग्जामिनेशन करें और चेक फुल ब्लड काउंट। अब देयर इज वन पॉसिबिलिटी कि पेशेंट की सिर्फ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, कोई सस्पेक्टेड एबनॉर्मेलिटी नहीं है, तो आप उसको क्या देंगे? आपके ख्याल में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए इस पेशेंट का? जब अगर कोई भी नॉर्मलिटी है तो वही ट्रांसमीन एंड कांस्टेंट फाउंड सबसे पहले, मेरे ख्याल में तो सीबीसी करानी चाहिए उसकी, सॉरी। क्या करनी चाहिए? सबसे पहले तो फुल ब्लड काउंट कराना चाहिए, और वो हो गया, ऊपर हिस्ट्री एग्जामिनेशन फुल ब्लड काउंट हो गया और आपने सारा ठीक कुछ है। देख लिया, आपको कोई कॉज नहीं मिला, लेकिन हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, तो फर्स्ट अब मैं मैनेजमेंट, तो फर्स्ट लाइन फिर उसको मैनेजमेंट। यही टेबलेट ट्रांसमीन एंड, अगर नहीं, विद, ट्रांजामीन और कांस्टेंट फॉर ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो हाँ आपने ये तो वो है। प्रोसेस भी आपने उसको दिया है, वो तो दे सकते हैं आप, जस्ट आप उसकी करंट प्रॉब्लम जब तक आप वो इन्वेस्टिगेट सॉल्व कर रहे करने हैं, आप के उसको लिए। करने के लिए। कोई और बता सकता है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या है इसमें? वैसे तो मरीना है अकॉर्डिंग टू नाइस। एग्जैक्टली exactly, हाँ, मायरीना है फर्स्ट लाइन, मायरीना। अच्छा, मरीना मायरीना जो ठीक है है। 16 साल की लड़की से लेकर इसे 60 साल देखकर, की हाँ जी। लड़की है, सबको दिया मैं जा वही सकता सोच, हाँ जी, बस है। हाँ जी। एकदम से जहन में आती है, ठीक है। हाँ, और जो सेक्सुअली, अगर पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो क्या मायरीना दिया जा सकता है? अ, नहीं। दिया जा सकता है। हाँ नाइस, इधर इधर यानी नाइस, अकॉर्डिंग टू नाइस तो कहते हैं दे दिया जाए, लेकिन हम हाँ लोग जी, नहीं वो देते, मैं वो इसलिए हमारा, उसमें हम तो थोड़े एग्जाम, हमारे हम तो सेटअप एग्जाम, में, हाँ। हाँ, हम तो हाँ एग्जाम जी। पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ना, इसलिए हम वो चीजें हाँ नहीं एग्जैक्ट, हाँ नहीं बोलते हैं। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली। है ना। अच्छा, ये बड़ी और अब कंफ्यूजिंग है हमारे लिए, सही सही। हाँ जी, और फर्स्ट लाइन आपका वो हो गया, और सेकंड लाइन में क्या मारीना, है? नहीं, सेकंड फर्स्ट लाइन में लाइन फिर वही मायरीना है ना। मारीना आ गई ना, सेकंड लाइन में वही हार्मोनल नॉन हार्मोनल नल, ठीक है, हार्मोनल और नॉन हार्मोनल आ गई, नॉर्मल, पहले अच्छा, कौन कौन सी है हार्मोनल, नॉन हार्मोनल कौन सी है वो बताएं? टेबलेट ट्रांसमीन एंड टेबलेट कांस्टेंट फोर्ड एंड नॉन, ये नॉन हार्मोनल यही है। ठीक है, जो ट्रांजामिक एसिड है ना, इसकी 40 टू जी 60% ट्रांसमिक, जी 40 टू जी। 60% सक्सेस रेट है। ठीक है, लेकिन अच्छा आप, यू ठीक है। कैन नॉट गिव इट मोर देन 5 to 10 डेज, 6 से ज्यादा नहीं फाइव दे टू टेन सकते डेज आप। एक, अगर किसी को ठीक 15 है। दिन से ब्लीडिंग है, उसको 15 दिन नहीं देंगे, क्योंकि इससे डीवीटी का 5 to 10 रिस्क है, और इससे बढ़ जाता है, डायरिया। हाँ जी। हाँ, डीवीटी एंड ठीक है, डायरिया। बाकी मैक्सिमम 6 साइकिल से ज्यादा भी नहीं दे सकते, ये भी है ऐसे ही, ठीक है। हाँ जी, और इसके अलावा मीफेनेमिक एसिड नहीं, इसका ज्यादा नहीं दे सकते, इसका मतलब ये है कि तब तक आपको सेकंड अपनी कोई ना कोई करनी पड़ेगी तो फिर आगे, क्योंकि सेकंड ड्रग आपका चेंज करनी कंट्रोल, पड़ेगी, कोई सेकंड लाइन ठीक आगे ऐड करनी पड़ेगी है, यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, पेशेंट को, क्योंकि इफेक्ट नहीं हो रहा, अब आप 6 मंथ वेट कर चुके हैं, अब मजीद कितना करेंगे? ठीक है, और बिल्कुल सही। सेकंड जो मीफेनेमिक एसिड है, वो उसका 50% क्योर रेट है, और ठीक है। उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन में ब्लीडिंग डिसऑर्डर डिसऑर्डर, है, लीवर प्रॉब्लम है, पेप्टिक अल्सर और अस्थमा, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ये
सॉरी ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अगर पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, एस्थमा है या लीवर प्रॉब्लम है तो आप उसको मीफेनामिक एसिड नहीं देंगे। ठीक है। ठीक है और डॉक्टर, अब थर्ड ना ये ऑप्शन, बताइए कि अगर ये जो ट्रांसैमिक एसिड होती है इसका सॉरी इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंड प्लाज्मिनोजेन इनहिबिटर होता है ना, ये जरूर आता है, पता नहीं क्यों मैं इससे कंफ्यूज होती हूँ, हमेशा आता है, अक्सर आता है कि व्हाट इज आप द बताएं एक्शन ऑफ इसका क्या इसका एक्शन है। प्लाज्मिनोजेन टू प्लाज्मिन इनहिबिटर। हेलो, आवाज आ रही है आपको? मैं कह रही हूँ डॉक्टर सुगरा, जी जी। अच्छा अच्छा। जी जी डॉक्टर आमना, क्या पूछ रही हैं आप? ट्रांसैमिक एसिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हेलो। ये वो है ना, फिब्रिन इनहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, ये वहां पे एक्ट एंटी करता है फिब्रिनोलिटिक है, मेरे ख्याल में। एंटी फिब्रिनोलिटिक है। हाँ ठीक है ना, ये बेसिकली आपके हाँ क्लॉट को ब्रेक नहीं होने देता है हाँ, ना। इनहिबिट करता है। हाँ जी। अच्छा, अब हाँ, अगर इनहिबिट करता है ना कन्वर्जेशन। बिल्कुल। अब अगर आपने फर्स्ट लाइन पेशेंट का मायरीना था, सेकंड आपके आपने जो जो मेडिसिन दी हैं नॉन हार्मोनल और हार्मोनल है, पेशेंट कहता है मैंने मायरीना नहीं लेना, ठीक है, तो आप उसको फिर सीओसी दे सकते हैं। ठीक है। अगर खासतौर पर उसके इरेगुलर साइकिल है और पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रही और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है सीओसी की, तो तब आप उसको सीओसी दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और सीओसी के हार्मोनल में सबसे पहले सीओसी, हाँ जी। हाँ सीओसी की फिर उसको आप बता देंगे कि क्या पेशेंट को काउंसिल करेंगे कि इससे मूड चेंजेस हो सकते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस और डीवीटी पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क है इससे। ठीक है। ठीक और है। इसके बाद फिर आप जो अगर इसके बाद भी पेशेंट ठीक नहीं होता तो फिर हम्म, फिर ये जो होती है सबसे पहले 3 साइकिल्स, आप वो भी तो दे सकते हैं। क्या थ्री दे सकते सॉरी, हैं। मुझे इसका नाम नहीं आ रहा। एंडोमेट्रियल एब्लेशन तो आपने बिल्कुल, नॉन एंड्रोमेट्रियल एब्लेशन, चल बिल्कुल रही है, फर्स्ट लाइन है जी। बिल्कुल। नॉन आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट फेल्स। ठीक है। फिर उसमें जो सेकंड जनरेशन एंड्रोमेट्रियल एब्लेशन है ना, वो ज्यादा प्रेफरेबल है। जी, जैसे कि बिकॉज फ्लूइड एनेस्थीसिया नहीं रिक्वायर्ड होता। ठीक है। एंड माइक्रोवेव एंडोमेट्रियल एब्लेशन। एंडोमेट्रियल हमने एब्लेशन। एंडोमेट्रियल एब्लेशन के ऊपर एक अलग से लेक्चर करेंगे ताकि उसकी डिटेल पढ़ सके, ठीक है ना। और अदरवाइज फिर हिस्टेक्टोमी, ये इस पेशेंट के ये ऑप्शन है। एक ऑप्शन उन्होंने और लिखा हुआ नो, है, हाँ एक और, हाँ जी वही मैं कहने लगी थी। वो अच्छा, इधर ये भी है कि हिस्टेक्टमी और मायोमेक्टमी डिपेंड अपॉन करता है कि आपने नहीं, ये वो पेशेंट है जिसका कोई कॉज नहीं है ना, तो आप इसकी कोई कॉज नहीं है। मायोमेक्टोमी हाँ कैसे करेंगे। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है, वो तो ये फर्टिलिटी रिक्वायर्ड हो सारा, वो फिर एक दूसरे उसमें चला जाता है। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर एक पेशेंट है, ये तो बेसिकली वो पेशेंट थी ना जिसकी हम कह रहे थे कि कोई कॉज नहीं है। नहीं है, हाँ ठीक है ना। ठीक है ठीक है, हाँ आगे जी। नेक्स्ट पेशेंट है कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग विद परसिस्टेंट इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इंटरमेस्टर। और वुमेन एट हाई रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी। ठीक है। तो अब इसमें हाई रिस्क जो है उसमें क्या होंगे, सस्पेक्टेड सबम्यूकोजल फाइब्राइड्स, पॉलिप्स, एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी। तो इस पेशेंट को आप डायरेक्टली जो है ना आउट पेशेंट हिस्टोरोस्कोपी और एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे। ठीक है ना। इसको जब तक आपका कंफर्म नहीं हो जाता डायग्नोसिस, आप कुछ भी नहीं इस पेशेंट को करेंगे। आप उसको वो दे सकते हैं ट्रांसमीन पांचटोन, लेकिन बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि वो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए आप दे रहे हैं, आप कुछ भी नहीं उसको वो अदर आपका कोई और पर्पस नहीं है। ठीक है। अगर पेशेंट कहती है कि मैंने आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपी नहीं करवानी, तो आप उसको मैंने क्या कर दिया, इन पेशेंट आप उसको हिस्टेरोस्कोपी करेंगे अंदर जनरल और रीजनल एनेस्थीसिया और एंडोमेट्रियल बायोप्सी और पेल्विक अल्ट्रासाउंड। यानी अगर ठीक है। आपको लगे ना जीपी ने अगर अल्ट्रासाउंड नहीं किया हुआ, फर्स्ट करें जीपी के पास अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं है और वो पेशेंट जी आ गई है 2 वीक पाथवे में, तो ठीक है। आपने उसको फौरन उसकी पहले सबसे पहले उसकी हिस्टेरोस्कोपी फर्स्ट लाइन है। अगर वो कहेंगे ना कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अगर पेशेंट की आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी है और आप सब म्यूकोसा फाइब्राइड पॉलिप वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वहां पे ऐसे नहीं है ना कि अभी आप आए और अभी आपको हर किसी अल्ट्रासाउंड। का हो जाए, हाँ फौरन हो जाए जैसे पाकिस्तान में तो होता है। ठीक है। हाँ जी, आपको यहाँ पर अगर दोनों दो ऑप्शन आते हैं ना, तो इनमें से आप हिस्टेरोस्कोपी सेलेक्ट करेंगे। अगर अल्ट्रासाउंड हो फिर वो नहीं, सिर्फ स्टेरोस्कोपी पहले रोल हाँ होगा जी, पहले। पहले हिस्टेरोस्कोपी।
अच्छा, ठीक है। अब ये इसके आगे क्या होगा, आगे कैंसर्स में क्या हो सकता है, ये हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि इसके एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया और एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है। प्लस ये कि ओवेरियन कैंसर भी तो हो सकता है ना, ओवेरियन जी, ओवेरियन कैंसर भी ग्रैनुलोसा प्रेजेंट सेल करता है। ट्यूमर्स जो होते ग्रेनुलर हैं सेल वो ट्यूमर है, एस्ट्रोजन को रिलीज करते हाइपरप्लेजिया हैं। के साथ हम बिल्कुल, वो ईस्ट्रोजन को एंडोमेट्रियल रिलीज। हाइपरप्लेजिया करते हैं। तो इसलिए आप इसका CO1 to 5 भी कर सकते हैं, अगर आपको लगे सस्पिशन लगे तो ये जीपी कर लेता है CO1 to 5। इसके लिए आपको इतना परेशान होने की जरूरत, जीपी, ये जीपी की एक्सेस है इसमें। अब आगे ठीक है। पेल्विक मैस है। अगर फर्ज करें यूट्रस पैल्पेबल एब्डोमिनली है और एग्जामिनेशन इनकंक्लूसिव और डिफिकल्ट है, यानी उसको लग रहा है कि पॉसिबल लार्जर फाइब्रॉइड है, तो उसका आप पेल्विक अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है, एब्डोमिनल या वेजाइनल जो भी करना है। और जब वो आपका पार्ट आपको कंफर्म हो जाए कि फाइब्रॉइड है, फिर फाइब्रॉइड की मैनेजमेंट है। तो फाइब्रॉइड की मैनेजमेंट हम फाइब्रॉइड के अलग से फिर करेंगे, लेकिन उसमें हमें पता है कि अगर पेशेंट को हम हर मैनेजमेंट करने से पहले आपने पेशेंट की डिजायर्स पूछनी है कि वो क्या चाहती है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वो प्रेगनेंसी चाहती है या वो सिर्फ इसको कंट्रोल करना चाहती है ब्लीडिंग को, या फिर ये कि उसकी फ्यूचर फर्टिलिटी विशेष क्या है, ताकि आप ठीक उसके है, हिसाब से उसको ट्रीटमेंट कर सकें ना। क्योंकि अब लेयन में तो उसके बाद फर्टिलिटी तो नहीं रहती ना पेशेंट हाँ की, जी, जब और अगर अपन तो उसको जी। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें इसके अलावा अगर वो हिस्टेक्टमी है तो वो हिस्टेक्टमी भी नहीं करेगी, जी, और मायोमेक्टमी है तो हम उसको बताएंगे कि 1% चांसेस है कि वो हिस्टेक्टमी में कन्वर्ट हो जाए। इंस्टेक्टमेश, ठीक है। ठीक है, और वो उसकी इसकी हम डिटेल से बाद में करेंगे। फिर फाइब्राइड्स में हमारे पास ये ऑप्शंस भी होते हैं कि हम उसको साइज छोटा कर सकते हैं। अगर बहुत लार्ज फाइब्रॉइड है तो हम उसको GnRH जी, एनालॉग नरज। दे के 6 मंथ्स के लिए हम उसको उसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं। उसके फिर हम प्रोज एंड कॉन्स हैं कि उसका ये होता है कि जब हम GnRH देते हैं ना, तो जब हम उसको बंद करते हैं ना, तो उसका साइज फिर से इंक्रीज हो सकता है। ठीक है ना, रिवर्सिबल है जी। इसलिए। और लेकिन उसका नुकसान फायदा ये है कि चूंकि साइज रिड्यूस होने की वजह से हमारी सर्जरी में लेस, सर्जरीज। हाँ जी, छोटे कट लगेंगे और लेकिन ज्यादा बस वो कम। ये भी था कि सर्जिकल प्लेन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है उससे। बिल्कुल, इसमें लेकिन सर्जिकल प्लेन भी खराब हो जाता है और सर्जरी उस तरह से भी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसके अलावा यूलिप्रिस्टल एसीटेट, अच्छा जब हमने किया हाँ था ना जी, यूलिप्रिस। पार्ट 2, तब यूलिप्रिस्टल जी, एसीटेट पे बैन था। ठीक है ना, इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से 2020 में उन्होंने यूलिप्रिस्टल एसीटेट को कहा है कि आप दे सकते हैं यूलिप्रिस्टल एसीटेट की। लेकिन इतनी इतनी वो है उसके ऊपर साइड इफेक्ट्स हैं, हाँ जी। मॉनिटरिंग बहुत है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हम्म, देखना और इतना कुछ है। साइड इफेक्ट्स, हाँ जी। हाँ, ये शायद फर्स्ट हैंड कोई आपसे इस तरह नहीं पूछे, लेकिन आप इस पे डिबेट हो सकती है। सकती है। पार्ट 3 में हो सकती है, पार्ट 2 में उसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं कि उसकी मैनेजमेंट कैसे होती है, वो भी हम अब इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन यूनिप्रिस्टल एसीटेट का ये फायदा है कि उसमें जब उसके बाद इसका साइज दोबारा रीग्रो नहीं होता जब एक दफा रिड्यूस हो जाता है। ये मेरी मीटिंग खत्म होने वाली है, मैं आपको नेक्स्ट लिंक भेजती हूँ, फिर हम उसको करते हैं। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं इन लोगों को भेज दूंगी जिन लोगों को नहीं ये अभी हो रही ना, उसके लिए सही है। ज्वाइन नहीं हुआ है। मैं उस टाइम यूलिप्रेस्टल ही मेरे माइंड में रहता है, मैंने नॉन हॉर्मोनल और हॉर्मोनल कहा, लेकिन मैंने कहा मुझे ये था कि वो पता नहीं किस में आएगी, क्योंकि मैंने पहले गाइडलाइन जो पढ़ी थी ना उसमें थी यूलिप्रेस्टल। अब जो एक 2019 में आई थी ना, 2018 में आई थी, फिर अपडेट अप हुई है 2021 में, तो जी वो फिर बिल्कुल ऐसे आगे। ही। क्योंकि फाइब्राइड में आप देखें ना, एक तो डिस्टॉर्टेड कैविटी है, आप उसमें मायरीना नहीं दे सकते, रख सकते हैं, हाँ जी। और जो बिल्कुल ही मेडिकल दे सकते हैं, ट्रीटमेंट है चाहे वो छोटे इसका भी हैं। लॉन्ग टर्म काम नहीं करेगा। जी, फाइब्राइड का अगर लार्ज फाइब्राइड है तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा सर्जिकली। जी, ठीक है ना, तो आप उसमें फिर या पहले आप उसका साइज, उसकी फ्यूचर फर्टिलिटी विशेस पूछें और उसकी उसके अकॉर्डिंगली उसको प्लान दें पेशेंट को। ठीक है। ठीक अब है। जो फोर्थ है वो है कि सिग्निफिकेंट डिस्मेनोरिया और टेंडर बल्कि